Welcome back. This is Ankita. Today we're starting a new section that is a modern part of human physio, or we can say that the modern part of क्रिया शारीर. So हमारा एक साइड तो हमारा आयुर्वेदिक पोर्शन चल ही रहा है एंड आज से अपन मॉडर्न स्टार्ट कर रहे हैं. सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज इंडोक्राइनोलॉजी. सो आज देखेंगे अपन व्हाट इज इंडोक्राइनोलॉजी, व्हाई इज इट नीडेड, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, एंड इंडोक्राइनोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है हमारा क्या, इंडोक्राइनोलॉजी. ठीक है, सबसे पहले हम इसका इस टर्म का मीनिंग देखेंगे. इस टर्म का मीनिंग होता क्या. सो इंडोक्राइनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम्स एंड इट्स फिजियोलॉजी. मतलब इंडोक्राइनोलॉजी एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसपे अपन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड उसका काम क्या है, उसका फिजियोलॉजी क्या है वो पढ़ेंगे. तो अभी आपको एक न्यू टर्म अभी दिख रहा होगा इंडोक्राइन सिस्टम. वैसे आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपको बेसिक आइडिया होगा, फिर भी अपन बेसिक से स्टार्ट करें. इंडोक्राइन सिस्टम अभी आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंडोक्राइन सिस्टम. फिर हमारा टॉपिक आता है क्या, इंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है. तो उसके फादर है थॉमस एडिसन. ओके, सो अब आया हमारा इंडोक्राइन सिस्टम. सो अब इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड आता है. इंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ रहता है. ठीक है, ये सिक्रीट करता है, कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको अपन हार्मोन का नाम देते हैं. ओके, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें डक्ट नहीं होता है, मतलब वो अपना सिक्रेशन ब्लड में डायरेक्टली पोर करता है, मतलब डायरेक्टली सिक्रेशन अपने ब्लड में वो पुट करता है विदाउट द, इसलिए विदाउट द डक्ट. सो इसी वजह से इसमें डक्ट नहीं होती है, तभी यहाँ पे डायरेक्टली बोला है. सो डक्ट एब्सेंट होने की वजह से हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलेंगे. ठीक है, अब देखा हम लोगों ने कि इंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रेशन ब्लड में डायरेक्टली डालता है. तो जब वो ब्लड में डालेगा डायरेक्टली तो उसके बाद उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन का कुछ मीन्स भी तो होना चाहिए ना, कि वहां से वो ब्लड से वो कैसे जाएगा पूरे बॉडी में. सो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जाता है सेल्स के पास, या फिर कभी कभी वो नर्वस के थ्रू भी जाता है. ठीक है, तो मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखना, फिर समटाइम्स नर्वस. सो अब यहाँ पर डायरेक्टली आपने देखा, तो डायरेक्टली का मतलब यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली भी होगा. ठीक है, तो इनडायरेक्टली वाया डक्ट, ये डक्ट से होता है तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, जो डक्ट से नहीं होता है वो इंडोक्राइन, एंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो सिक्रीट करता है एंजाइम्स वगैरह और भी बहुत कुछ सिक्रेट करता है. फिर मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है पहला स्लो ट्रांसमिशन. तो मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे वो मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन से कंपेयर किया है. जैसे कि इंडोक्राइन ग्लैंड सब्सटेंस सिक्रेट करता है तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है विद इन द सेल्स के बीच में, एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा होता है. सो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे वो उससे कंपैरिजन में मैंने लिखे. तो पहला क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पहला इसका होता है काम क्या, ये स्लो ट्रांसमिशन करता है. ठीक है, जबकि उसमें नर्वस में वो फास्ट ट्रांसमिशन करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा जाता है वो उसका जो ट्रांसमिशन होता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसी को इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगता है. सो अगर कोई भी दूसरा बंदा अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो करंट बहुत ही जल्दी उसमें भी फ्लो करने लग जाती है, उससे भी शॉक लगती है. तो उसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, बट यहाँ पे केमिकल की वजह से इसका ट्रांसमिशन स्लो होता है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, धीरे होता है, वाइट स्प्रेड ज्यादा एरिया कवर करता है, एंड लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुत समय तक वो रह सकता है. लेकिन नर्वस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो नर्वस होता है वो स्लो नहीं होगा, वो फास्ट होगा, एंड वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, मतलब कम देरी रहेगा. तो हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज अपन किचन में एंड अपन ने कोई गर्म अटेंसिल्स को टच किया, तो टच करने के बाद हम लोग उसको तुरंत हटाते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे ही अपन टच करते हैं तो वहां से इम्पल्स जनरेट होता है, एंड फिर वो वापस सेंसरी न्यूरॉन एंड वाया मोटर न्यूरॉन के बाद सिग्नल्स आते हैं, एंड उसके बाद हमारा हाथ तुरंत वहां से हट जाता है. सो इसका ट्रांसमिशन फास्ट हुआ क्योंकि वो नर्वस इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा हुआ, इसलिए वो फास्ट रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि है इंडोक्राइन सिस्टम. इंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन करता है. मतलब इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, सेल्स टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है. तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन की एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज
मैं अभी ले रही हूँ रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन का, ठीक है। तो हम लोग रिस्पायरेशन में क्या जानते हैं, ब्रीदिंग में, कि जो हमारा लंग्स है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन एंड CO2 को एक्सचेंज करता है, मतलब ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर लाता है, CO2 को हमारे बॉडी के बाहर भेजता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। एंड सर्कुलेशन में क्या होता है, सर्कुलेशन में जो हार्ट है रोल क्या प्ले करता है, वो पंपिंग का प्ले करता है, कि मतलब वो प्यूरिफाई ब्लड जो है वो पूरे बॉडी तक उसको पहुंचाने का काम रहता है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जब तक लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करेगा तभी हार्ट अपना काम अच्छे से कर पाएगा, तो एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन का ये एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसी तरह से सेल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इसीलिए इंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। अब आता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, तो वो तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो हमारे बॉडी को तो कंट्रोल कर ही रहा है, तो इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। सो अपन आगे क्या देखते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम सेल विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब जो जो हमारे बॉडी में, अपन जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो बहुत सारे सेल्स में नर्व फाइबर्स नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। सो नहीं पहुंच पाएगा तो फिर मतलब वो अपना काम प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये जरूरी होता है कि जो सेल का फंक्शन हो रहा है वो भी कंटिन्यूअसली रेगुलेट हो किसी के द्वारा, क्योंकि वहां पे तो नर्व फाइबर्स का रीच नहीं हो रहा है। तो नर्व फाइबर का रीच नहीं हो रहा तो कंट्रोल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इसीलिए कंट्रोल करने के लिए इंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में है, जिसकी वजह से वो केमिकल को सीक्रेट करता है ब्लड में, एंड उसके बाद वो सेल्स में जाता है, एंड वो पूरे जितने भी सिस्टम को वो कंट्रोल करता है एंड मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसीलिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन दिया गया है, जिसका फंक्शन कैरेट कौन करता है, इंडोक्राइन सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो ओवरऑल आप इतना याद रख सकते हो कि इंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सेल्स में, जो हमारे बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वहां तक नर्व फाइबर्स नहीं पहुंच पाते, मतलब नर्व फाइबर्स वहां पे सप्लाई नहीं किए गए सेल्स तक में। सो हमारे सेल्स को भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना जरूरत है, क्योंकि अगर सेल्स इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा देन टिश्यू नहीं रहेगा, टिश्यू में नहीं रहेगा तो फिर ऑर्गन नहीं रहेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ऐसे पूरा बॉडी डिसइक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम से वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए एक कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चाहिए जिसका फंक्शन कंट्रोल प्रॉपर्ली हो सके। तो उसके लिए आया क्या है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी, ठीक है। तो जितने भी हमारे अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होती है, जो भी टिश्यू प्रेजेंट होती है एंड जो भी ऑर्गन प्रेजेंट होती है, उसका एक्टिविटीज कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपरली, एंड उन सबके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब हम कोऑर्डिनेशन का हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं तालमेल, ठीक है, होना चाहिए। सो वो जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कौन करेगा, वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में, वो प्रोवाइड करते कोऑर्डिनेशन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मैसेंजर सिस्टम होता क्या है एंड वो क्या, मतलब कितने तरह के होते हैं। तो केमिकल मैसेंजर सिस्टम से आपको लग रहा है, मतलब मैसेंजर मतलब वो मैसेज पहुंचाने वाला जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे, एंड केमिकल मतलब उसमें केमिकल कोई सीक्रेट्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसका टाइप देखते, सबसे पहला क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज निकलता कहाँ से है, वो एक्सोन टर्मिनल्स ऑफ न्यूरॉन से निकलता है। जब हम लोग न्यूरॉन पढ़ेंगे इलाबोरेट में तो हम लोग उसका अच्छे से पढ़ेंगे। जबकि मैंने भी थोड़ा सा बेसिक डायग्राम बना दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो न्यूरॉन्स के एक्सोन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है एंड वो जाता कहाँ है, सिनेप्टिक जंक्शन में जाता है, एंड जितने भी नर्व की जो सेल्स का फंक्शन होता है वो सब कंट्रोल करता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, वो सब कंट्रोल होता है। तो मैंने अभी आपको एक फिगर बनाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सर्कल सा मैंने बनाया जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल है। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से है, कैसे है, वो सब हम लोग न्यूरल चैप्टर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी बस आप समझ लो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है प्रेजेंट, एंड ये प्रेजेंट किसमें रहता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर आता है बाहर, इसमें भी कुछ प्रोसेस होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है कहाँ पे, सिनेप्टिक जंक्शन में, एंड वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो उसके आगे फंक्शन होता है, एंड इसी तरह से वो पूरे नर्व सेल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। दूसरा आता है इंडोक्राइन हार्मोन, जो भी हम लोगों ने देखा, इंडोक्राइन हार्मोन, इंडोक्राइन सिस्टम
में एंडोक्राइन ग्लैंड एंड उससे सिक्रेट होगा एंडोक्राइन हार्मोन, जो एक सब्सटेंस होता है या केमिकल होता है, ठीक है। ये रिलीज क्या होता है, किससे होता है, रिलीज बाय ग्लैंड या फिर कुछ स्पेशलाइज सेल से भी ये होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स में हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि हार्ट में एक एनएफ सीक्रेट होता है, लाइक दैट, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एंड इसका काम क्या होता है कि जो टारगेट सेल्स होते हैं, यहाँ पे सेल्स मेंशन है तो कोई ध्यान रखना, सेल्स है, यहाँ पर भी सेल्स मेंशन है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, वो टारगेट सेल्स के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोकेशन में, मतलब कि वो रिलीज कहीं और हुआ एंड वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो आएगा उस टारगेट सेल्स में एंड उसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, न्यूरो इंडोक्राइन हार्मोन। न्यूरो इंडोक्राइन हार्मोन से आपको लग रहा है न्यूरो, मतलब इसमें कुछ न्यूरो का आएगा, क्या उसको बोलते हैं, हेल्प करेगा वो, जैसे कि इसका जो सिक्रेशन होता है वो रिलीज होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा एंड उसका फंक्शन भी सेम रहता है, ठीक है। सेम रहेगा किसके द्वारा, एंडोक्राइन जैसा, जैसे कि एंडोक्राइन में मैंने बताया था कि वो इन्फ्लुएंस किसको करता है, टारगेट सेल को, उसी तरह न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन वो सीक्रेटेड होगा न्यूरॉन से, मतलब उसका जितना भी जो सब्सटेंस है वो सीक्रेट होगा न्यूरॉन से सीक्रेट होगा एंड उसका फंक्शन वही होगा जो एंडोक्राइन का था, मतलब कि वो टारगेट सेल के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा दूसरे साइड पे। अब आता है चौथा पैराक्राइन एंड पांचवा ऑटोक्राइन, ठीक है। ये थोड़ा सिमिलर है, आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि जो इसका सिक्रेशन हो रहा है ये सेल से सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। एंड सेल से सिक्रेशन होकर वो दे कहाँ रहा है, उसका अपना जो सब्सटेंस वो जो निकल रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रहा है, ठीक है। ऑटोक्राइन भी वही है, उसका सिक्रेशन सेल के द्वारा हो रहा है बट वो जा कहाँ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि पैराक्राइन में ये नेबरिंग टारगेट सेल्स को अफेक्ट करता है, जबकि ऑटोक्राइन में ये खुद के सेल्स को अफेक्ट करता है। मतलब पैराक्राइन में जैसे कोई हार्मोन वो रिलीज किया बट वो खुद को नहीं, वो अगल बगल के सेल्स को अफेक्ट करेगा, उसके फंक्शन को अफेक्ट करेगा, जबकि ऑटोक्राइन में वो खुद के सेल्स को अफेक्ट करेगा। तो इसमें मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं आपको समझने के लिए, जैसे कि मैंने पहला हिस्टामाइन लिखा है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर लिखा है एंड तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन लिखा है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया अभी नेबरिंग टारगेट सेल्स, मतलब खुद का नहीं, अड़ोसी पड़ोसी का। तो हिस्टामाइन रिलीज होता है कहाँ से, स्टमक में सेल्स पाई जाती है वहां से रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन एक्ट कहाँ करता है, स्टमक में ही ऑक्जेंटिक ग्लैंड होते हैं, वहां पे पैराइटल सेल्स होते हैं, वहां पर एक्ट करते, तो आप देख सकते हैं कि रिलीज कहीं और हो रहा है एंड वो एक्ट कहीं और कर रहा है। तो ये आएगा पैराक्राइन में। अब आते हैं ऑटोक्राइन में, मैंने लिखा है 2 एग्जाम्पल, नॉन एपिनेफ्रिन और इंसुलिन। सो इंसुलिन जब सीक्रेट होता है बीटा सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। लेकिन जब इंसुलिन का कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगेगा तो बीटा सेल्स खुद ही इनहिबिट कर देगा, मतलब बीटा सेल्स खुद ही अपना काम करना बंद कर देगा एंड इंसुलिन सेल्स को मतलब वो बंद कर देगा कि इंसुलिन आगे सीक्रेट नहीं हो। सो आपको इसे लग रहा है क्या कि मतलब खुद का सेल ही खुद के ही मतलब खुद का सेल से जो हार्मोन निकला वो खुद के सेल्स पे अफेक्ट कर रहा है, मतलब अफेक्ट देयर ओन सेल्स। तो आपको इसमें से डिफरेंस समझ आ गई। अब छठा क्या है, साइटोकाइन। साइटोकाइन पेप्टाइड है, मतलब साइटोकाइन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो पेप्टाइड होता है, ठीक है। वो सीक्रेटेड किससे होता है, ये भी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है एंड जाता कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मतलब जो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड, जैसे कि ये सेल्स है, 2 सेल्स मैं मान लेती हूँ एंड यहाँ पे जो फ्लूइड रहते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इसके अंदर बोलेंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। तो सेल्स के द्वारा निकल के वो यहाँ पर अपना जितना भी सब्सटेंस है वो रिलीज करेगा, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज करेगा, ठीक है। ये एक्ट क्या करती है, फिर फंक्शन करता है ऑटोक्राइन की तरह, जो मैंने आपको बताया कि वो जो भी सब्सटेंस सीक्रेट करेगा वो अपने सेल्स पे ही एक्ट करेगा। पैराक्राइन मतलब नेबरिंग सेल्स पे एक्ट करेगा एंड इंडोक्राइन मतलब कोई टारगेट जहां पे वो रिलीज हुआ उससे थोड़ा दूर जाके अपना वो फंक्शन को वो रोल प्ले करेगा। तो इसमें एग्जांपल क्या आता है, इंटरल्यूकिन, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन का जो सिक्रेशन होता है वो हेल्पर सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। हेल्पर सेल्स हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, अभी आप नाम देख लो। सिक्रेशन है जो हेल्पर सेल्स से होता है एंड उसका जो एक्शन होता है वो दूसरे सेल्स में होता है, मतलब इम्यून सिस्टम में ही दूसरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर उसका एक्शन होता है। तो ये एग्जांपल किसका था, साइटोकाइन का था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले रहे हैं हम लोग हार्मोन का, कि हार्मोन होता क्या है। तभी मैंने बताया कि हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हुआ, हार्मोन सीक्रेट हुआ इंडोक्राइन ग्लैंड से, कोई सब्सटेंस, उसको हम लोग हार्मोन नाम दिए, ठीक है। ये हार्मोन वर्ड आया कहाँ से, हार्मोन वर्ड आया ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड हॉर्मेन से ये वर्ड बना हार्मोन, ठीक है। हार्मोन का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है टू एक्साइट, मतलब एक्साइट करना, ठीक है। जो हार्मोन का जो टर्म है उसका टर्म कौन दिया, स्टार्लिंग ने है, उन्होंने उसका टर्म दिया, ठीक है। पहला हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम था सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए भी आप नाम देख लो। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड
केमिकल सब्सटेंस, तो यहाँ पे हार्मोन केमिकल सब्सटेंस भी होता है वो। फिर यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, क्या क्या देख लो आप। कि पहला तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होता है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते। जैसे कि अपन बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो वैसे ये नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब अपन हार्मोन को इसको बेसिकली आप बोल सकते हो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्ट एज इंटर सेलुलर मैसेंजर। जैसे मैंने आपको बताया कि दो सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तो ये काम करते एक तरह से इंटर सेलुलर मैसेंजर, मतलब मैसेंजर की तरह, जिससे कि ये दोनों सेल्स को रेगुलेट कर सके वैसे। फिर ये जो प्रेजेंट होते हैं या फिर जो प्रोड्यूस रहता है इसकी अमाउंट बहुत कम रहती है, ठीक है। अब है हार्मोन को ले कौन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्मोन ब्लड में तो आ गया, लेकिन उसको ले जाने वाला, उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए पहला सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कभी कभी नर्वस। तो नर्वस का काम बस इतना होता है ना कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा एंड बस इनिशिएट करेगा रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा कि ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया ना, उसके आगे फिर सर्कुलेटरी सिस्टम उसको जहां ले जाना रहेगा वहां वो ले जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर अगले वीडियो में अपन देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का क्या क्या है, सिंथेसिस कैसे होता है, सिक्रेशन कैसे होता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना, चलिए बाय बाय, थैंक यू।